चलिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? पार्ट पार्ट वन देख लिए थे, है ना? पार्ट टू। चलिए। तो 5 से 11 में नागरिकता सिटीजनशिप लिखा हुआ है। आर्टिकल 5। पहले तो आर्टिकल 5 देखने से पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि नागरिक क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है? या नागरिकता क्यों जरूरी है? तो किसी भी देश में नागरिकता का होना इसलिए जरूरी है ताकि वहां पर वो देश अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल अधिकार दे सके, है ना, उनको कुछ विशेष अधिकार दे सके, इसके लिए है। तो कुछ विशेष अधिकार दे सके। हर देश में कुछ देसी नागरिक होते हैं और कुछ विदेशी नागरिक होते हैं, है ना, कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो देसी नागरिक होते हैं और जो विदेशी नागरिक, तो अब जो भारत के मूल नागरिक हैं वो देसी हैं। ठीक है? और जो बाहरी हैं वो क्या हैं? विदेशी हैं। ठीक है? जो बाहर के हैं वो विदेशी हैं। तो किसी देश में दोनों लोग रहते हैं तो कोई भी देश अपने नागरिक को कुछ विशेष अधिकार देता है, अब बाहर के नागरिक को कम अधिकार देता है। ठीक है? तो ये यहां पर ऐसा चलता है। ठीक है? ये हर देश में ऐसी एक व्यवस्था होती है कि देसी नागरिक को ज्यादा और विदेशी को कम। ठीक है? तो एक प्रकार से एक आइडेंटिटी बने कि कौन भारतीय नागरिक है, कौन बाहरी देश का नागरिक है, ये हर देश का अपना रहता है। इसलिए हर देश अपनी नागरिकता का प्रावधान करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके भारतीय नागरिक होने के सबसे बड़े प्रमाण क्या हैं जिससे ये प्रूव होता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हम्म? वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, है ना। जो आपका वोटर आईडी कार्ड है ना, तो वोटर आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, ये नागरिकता के दो बड़े आपके पहचान है। ठीक है? जिस देश के आप नागरिक हैं उसी देश में आप वोट कर सकते हैं। आप पासपोर्ट भी आपका उसी देश का बन सकता है जिस देश के आप नागरिक हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, साइड में कहीं लिख लेंगे कि नागरिकता का सबसे बड़ा पहचान वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट होता है। ठीक है? ये आपके मतलब ये शो करा देता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। ठीक है? तो जो जिस देश का नागरिक होता है वो देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देती है ना। तो जो विदेशी होते हैं, अब भारत में खाली भारतीय के लोग थोड़े रह रहे हैं, यहाँ आपको लिख देगा, आप दिल्ली उल्ली चल जाइएगा, साउदर्न इंडिया चल जाइएगा, तो आपको बहुत सारे फॉरेनर दिख जाएंगे, है ना। या अपने यहाँ ही आप गया चल जाइए, तो गया में आप बौद्धिस्ट सेंटर पे आपको बहुत सारे अलग अलग देश के लोग दिख जाएंगे। ठीक है? तो जो दर्शनीय स्थान सब है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर आप देखेंगे कि फॉरेनर्स आते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो जॉब पेशा के लिए भी हैं यहाँ पर, अलग अलग काम से, प्रोफेशन से यहाँ पे आए हुए हैं। तो विदेशी में दो कैटेगरी होता है ना। एक होता है विदेशी मित्र, है ना। क्या होता है? विदेशी मित्र। एक होता है विदेशी शत्रु। मतलब जिस देश के साथ भारत का संबंध ठीक है उस देश का नागरिक भारत में क्या कहलाएगा? विदेशी मित्र होगा,
क्योंकि संबंध अच्छा है। आज जिसके साथ भारत का संबंध खराब है, जिस देश के साथ, उस देश का आदमी क्या कहलाएगा? विदेशी शत्रु। ठीक है, तो जो विदेशी शत्रु होता है ना, इसको तो और कम अधिकार रहता है, विदेशी शत्रु को और भी कम अधिकार रहता है। ठीक है, अब भारतीय नागरिक को तो पूरा अधिकार रहता है। जब फंडामेंटल राइट आगे पढ़िएगा, तो जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, तो वो भारत के नागरिक को तो मिला ही है, साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी मिला है ना, जो विदेशी मित्र उनको मिला हुआ है। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट के जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, वो विदेशियों को नहीं मिले हैं। फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे तो 12 से 35 तक उसमें अनुच्छेद होगा आपको, है ना। तो 12 से 35 तक में कुछ अनुच्छेद ऐसा है जो केवल भारतीयों को मिला है। अब बाकी सब अनुच्छेद भारतीयों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी मिला है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन सा अधिकार है जो केवल भारत में भारतीय नागरिकों को ही मिला है, विदेशियों को नहीं मिला है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है, ये इट्स ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स, लिख लीजिएगा, है ना। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इट्स ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। बाकी सब जो बचा ना, वो भारतीयों को तो मिला ही है, भारतीयों के साथ विदेशियों को भी मिला है। ठीक है, जो विदेशी लोग रह रहे हैं भारत में उनको भी मिला हुआ है, लेकिन केवल भारतीयों को मिलने वाला अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो ये केवल भारतीय नागरिक को मिला है, बाकी अधिकार भारतीय नागरिक को तो मिला ही है, इनके साथ साथ विदेशी नागरिक को भी मिला है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या? नहीं, बहुत सारा कार्ड, 2000 कार्ड बना होगा आपका, लेकिन नागरिकता का वो नहीं है। नागरिकता कोई आधार कार्ड भी नहीं। नागरिकता का पहचान वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। ठीक है, भले सरकार आधार कार्ड सब में घुसा दी है ना, कि सब जगह आधार 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 आधार, लेकिन आपका वोटर आईडी कार्ड आपके नागरिकता का सबसे बड़ा पहचान है, और साथ में आपका पासपोर्ट, ये आपके स्टूडेंट का सबसे वैलिड ये है ना, सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है। आगे आप देखिएगा कि यहां पर सिटीजनशिप, नागरिकता जो है वो पार्ट 2 में जो है सो 5 to 11 के अंतर्गत है। तो जो नागरिक है उनको कुछ विशेष अधिकार, हर देश अपने नागरिक को विशेष देती है, विदेशों को उतना अधिकार नहीं देती है, तो हमारा देश भी हमें देता है। ठीक है, आप देखिएगा, तो आप जाइएगा कुतुब मीनार घूमने तो आपको 100 रुपये का टिकट लगेगा, और कोई विदेशी जाएगा ना तो उसको 500 का टिकट लगता है। ठीक है, आप जाइएगा बौद्ध स्तूप देखने के लिए तो आपका 20 रुपये में काम हो जाएगा, और कोई आएगा चाइनीज जाएगा देखने तो उसका लग जाएगा 250, 300, 500, है ना। मतलब ये हो जाता है। आप भी अब जाइएगा फॉरेन में, आप भी फ्रांस जाइएगा आईफिल टावर घूमने तो आपको अभी ज्यादा पैसा लगेगा, उसके देश के नागरिक को कम लगेगा। ये सब जगह होता है कि अपने नागरिक को रियायत रहता है और दूसरा को थोड़ा सही रहता है ना। अब आपके अपने घर का जो भाई बंधु है, तो आपके पास पैसा होगा तो उसको आराम से पार्टी दे दीजिएगा, सोचिएगा नहीं खिलाने के, भाई का भाई है ना। अब वह दूसरा कोई कहेगा तो उसको 5 दिन टहलाइएगा, नहीं टहलाइएगा, सोचेंगे कहीं दे देंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है ना। तो देश भी वैसे ही, देश के जो उसके नागरिक हैं वो उसके अपने नागरिक हैं, तो उसको अधिकार ज्यादा देता है। अब वही जो बाहरी है उसको टहलाते रहता है कि ठीक है आए हो तो अपना काम करो, काम करके जाओ, है ना, तो उसको ज्यादा अधिकार यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है कि संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, लिख लेंगे, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रारंभ में, कि जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता की क्या स्थिति थी, नागरिकता कैसे दिया जाता था। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे कि नागरिकता में क्या कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, है ना, 5 वर्ष पहले से जो लोग भारत में रह रहा है उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे, चाहे वो जन्म उसका भारत में हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। ठीक है, 5 वर्ष पहले से, तो मतलब 5 years बिफोर जो है, यहां पर किया गया कि 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे भारत का नागरिक। तो मान लीजिए 26 को संविधान लागू हुआ, तो उससे 5 साल पहले यानी कि 1945 से पहले कोई विदेशी भी था अगर और वो भारत में रह रहा था तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, ओके, क्या डॉक्यूमेंट देगा वो अपना, सरकार डॉक्यूमेंट मांगेगी। अगर आप विदेशी हैं, जो जन्म से उसके साथ डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, लेकिन जो बाहरी है उसे पूछेगा कि आप कोई तो प्रमाण बताइएगा ना कि आप कितना दिन से रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। उसमें अगर को मिला तो आपको देगी, नहीं मिलेगा तो नहीं देगी। तो 5 साल पहले का आपका डॉक्यूमेंट वो चेक करेगी, तो 5 वर्ष बिफोर से। इसके अलावे जन्म तो एक महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप नागरिक हैं भारत के। जैसे कि हम सब लोग, हमारे पुरखे जो हैं वो क्या है, वो सबका जन्म में भारत में हुआ है ना। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले जो है अगर यहाँ पर कोई ये है मतलब आके रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। आज जन्म यदि किसी का भारत में हुआ है तो उसको जन्म का आधार मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई जन्म तो उसका भारत का है, भारतीय ही है, तो जन्म के आधार पर भारत नागरिकता अपना देता है, तो उसके आधार पर मिल जाएगा। और एक स्थिति ये हो सकती है कि आपको, कि जो विदेशी, विदेश में जो रह रहे हैं, है ना, विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता, और ये कब, संविधान लागू होने के समय, है ना। अब जैसे क्या हुआ था कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखें कि बहुत सारे भारत के लोग थे जो आंदोलन करने के लिए विदेश चले गए, है ना। अंग्रेज सब एगो कंपनी खोला था, उसका नाम था वर्जीनिया कंपनी, है ना। तो वर्जीनिया कंपनी जो लोग खोला हुआ था, तो वर्जीनिया कंपनी में जो है सो दासों का व्यापार होता था, स्लेब का ट्रेड का होता था ना, दासों का व्यापार होता था वर्जीनिया कंपनी में। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे कि विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता की बात करता है, तो विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता में क्या स्थिति है यहां पर। तो विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता में क्या स्थिति है, तो जो लोग भी किसी कारणवश भारत से बाहर चले गए, है ना, और भारत से बाहर जा करके वो यहां पर फिर आना चाहते हैं और कहेंगे कि आजादी के लड़ाई के समय हम बाहर चले गए थे, तो इस आधार पर उनकी नागरिकता इंश्योर कर दी जाएगी, यहां पे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए, तो यहां पर विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता, तो है भारत का नागरिक था लेकिन किसी कारणवश अंग्रेज सब उसको भेज दिया बाहर, है ना। तो बाहर भेज दिया तो क्या होगा कि इस तरह का दिक्कत यहां पर होगा, है ना, अगर बाहर भेज दिया तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर बाहर भेज दिया
दास के रूप में भेज दिया था, किसी कारण से भेज दिया था, और आप वहीं रह गए। तो जब आप वहीं रह गए, अब फिर जब देश आजाद हो गया और आपको लगा कि नहीं हमको अपना देश लौट जाना चाहिए, कि अब तो देश स्वतंत्र हो गया, तो ऐसा लोग जो आजादी के बाद देश लौटना चाहें वो लौट सकते थे, उनको नागरिकता भारत सरकार दे सकती थी। बस ये प्रूफ उनके पास होना चाहिए कि वो भारत के थे, कहां पे थे, कहां रहते थे, और यहां से वो चले गए थे। ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ में इस आर्टिकल में 3 बातें की गई कि एक तो 5 वर्ष पहले से जो रह रहा है उसको दे देंगे, जिसका भारत में जन्म हुआ है उसको दे देंगे, जो विदेश में रह रहा है लेकिन भारतीय ही था, अंग्रेज सब जबरदस्ती भेज दिया या लड़ने चल गया है ना, या क्रांतिकारी आंदोलन करने चल गया, तो ऐसे में अगर अब उसके जो अगली पीढ़ी है या वो स्वयं अगर जिंदा है और चाह रहा है कि अब हमको अपने देश वापस लौटना है, तो देश में आके नागरिकता ले सकता था। ठीक है। तो दिक्कत ध्यान रखेंगे, तो यहां पे इसको ध्यान रखना। ये आर्टिकल 5 की ये बातें हैं। आर्टिकल 6 आइए। छह में क्या लिखा हुआ है? तो 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जब भारत का विभाजन हुआ तो हुआ कि एक तरफ हो गया भारत, एक तरफ हो गया पाकिस्तान। तो इसमें दोनों देश को एक छूट दिया गया कि अगर जो भारत में जिनका घर और पड़ गया है तो चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जिनका घर और पाकिस्तान में पड़ गया है और चाहते हैं कि हमको भारत आना है तो भारत आ सकते हैं। तो दोनों जगह पे छूट था कि भारत से कोई पाकिस्तान जाता तो चल जाए वहां, और कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो आ जाए यहाँ। तो बहुत से लोग थे जो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमको भारत में रहना है, तो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आने लगे। ठीक है। तो जो भी उस समय पाकिस्तान छोड़ के भारत आया उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। लेकिन देखा गया कि बहुत फ्लो बहुत तेज था, बड़े स्तर पे लोग आ रहे थे, है ना, माने बड़ी तेज गति से लोग वहां से आ रहे थे। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई कभी भी तो हो सकता है कि 100 आदमी अच्छा है उसमें से 1-2 बदमाश आ जाए, है ना। तो जब बहुत फ्लो बढ़ गया, अब बहुत ज्यादा लोग आने लगा, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एगो डेडलाइन फिक्स किया गया 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 इसको कहते हैं परमिट डेट। परमिट डेट या परमिट लाइन, है ना। एक परमिट लाइन खींच दिया गया, एक परमिट डेट बना दिया गया। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उसको आसानी से नागरिकता दे दी गई कि भाई चलो आप नागरिक बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यदि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आएगा तो आने के साथ ही उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब उसको पहले 6 महीना इंडिया में रहना होगा। 6 महीना में इंडियन गवर्नमेंट इसको वॉच करेगी, देखेगी कि कैसा आदमी है, बम उम फोड़ने वाला नहीं ना है ना, इधर उधर कांड उंड तो करने वाला नहीं है। तो 6 महीने इसको देखेगी। 6 महीना जब ये रह लेगा तो 6 महीना के बाद देखिए कि नहीं आदमी ठीक है, बढ़िया है से रह रहा है, कोई काम गलत काम नहीं कर रहा है, रोजी रोजगार कर रहा है अपना, तब 6 महीना रहने के बाद भारत की नागरिकता इसको दी जाएगी। ठीक है। जबकि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया उसको आने के साथ ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाता था। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद नियम ये हो गया कि 6 महीना जो इंडिया में रह लेगा उसके बाद ही उसको नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर है? आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 गड़बड़ करिएगा तो बेलगा देगा धर के, है ना, बिल्कुल छीन लेगा। ठीक है। अभी छीनने का बात, अभी तो देने का बात कर रहे हैं, सब बात हो जाएगा तो समझ में आएगा कि छीनेगा कि नहीं छीनेगा। आर्टिकल 7 आइए। 7 में क्या है? तो आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए,
भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब क्या होता है कि बहुत बार, है ना, बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं, है ना। तो अलग अलग तरह की स्थितियों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता में, कि पाकिस्तान से जो भारत आए तो इनको यहां पर आर्टिकल 6 में दे दिया गया। 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए। तो भारत से पाकिस्तान गए मतलब जब पाकिस्तान बना ना, तो भारतों में कुछ लोग था जिसको लगा कि चलो पाकिस्तान चल जाते हैं। सोचा कि नया नया देश बन रहा है, ज्यादा सुविधा रहेगा। कहता नहीं होता है कि दूर का ढोर सुहावन लगता है ना। उसको लगा कि पाकिस्तान बढ़िया है, चल गया। पाकिस्तान है भी बढ़िया, खराब नहीं है ना। है 2 4 10 गो है उसके यहाँ बगदल सब। आम आदमी थोड़ा ना खराब होता है कहीं का। आम आदमी चाहता है कि भारत का संबंध अच्छा रहे ताकि बढ़िया से रोजी रोटी चले। लेकिन वहां का पाकिस्तान में दिक्कत क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्बादी का जड़ जानते हैं क्या है? कोई हिस्ट्री नहीं है, बर्बादी का जड़ है पढ़ाई कोची को होता होगा यह सब। अरे भाई, तो उसका पढ़ाई सब ये सब इतिहास भूल ये सब पढ़ता है, वो थोड़ा ना वो अलग बलर पढ़ेगा है। यह सब पढ़ता है, इतिहास तो है ना, भारत का इतिहास पढ़ता है। भारत का इतिहास को पढ़ना पड़ेगा ना, भारत से ना अलग हुआ है। पाकिस्तान तो शुरू ही हुआ वहां से, लेकिन जब वो अपना इतिहास में तो पढ़ेगा ना, वो भी एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ेगा। अब बाद में बताएगा कि इतना में हम लोग अलग हो गए, हमारे चाचा से हम लोग अलग हो गए, है ना। अब आप अलग हो जाइएगा तो आपका उधर से इतिहास शुरू होगा, लेकिन पहले से आपका चाचा के साथ आपका इतिहास है ना। तो बताइएगा, है बिल्कुल सब पढ़ेगा वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन वो सब ये सब पढ़िया कम, आप बम बनाने का पढ़ाई ज्यादा पड़ता है कि बम कैसे बनता है, जाके बम फोड़ देगा कहीं पगला सब, है ना। लेकिन आम आदमी जो है वो है को नहीं चाहता कि भारत से संबंध खराब रहे। लेकिन दिक्कत क्या है? पाकिस्तान के बर्बादी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कि बिना संविधान बने देश बन गया। इट इज द बिगेस्ट रीजन टू डिक्लाइन ऑफ द पाकिस्तान। हम लोग देखिए, हम लोग गुलाम थे, तभी से हम लोग अपना संविधान बनाने का काम शुरू कर दिए। पाकिस्तान बनने के लगभग 6 7 साल बाद उसका संविधान बना। प्रोसेस शुरू हो चुका था, 10 साल बाद एग्जीक्यूट हुआ था। तो आप समझिए कि अब इस बीच में वो कैसे चलेगा? तो जिसकी जो मर्जी वैसे चला लो, तो बेसे कमजोर हो गया, उसका आधार ही कमजोर हो गया। संविधान अगर उसको डे 1 से मिला होता, डे 1 से बना और संविधान के साथ शासन शुरू हुआ होता, तो ये दुर्गति पाकिस्तान की शायद नहीं होती। पाकिस्तान का दुर्गति का कारण कि आजाद हो गया, संविधान उसके पास नहीं था, बन गया देश, संविधान नहीं था। अब कोई ऐसा परिवार जिसमें कोई नियम ही ना हो, तो उसके बच्चों से आप उम्मीद करिए कि कुछ संस्कारी संस्कारी बने। संस्कार का उम्मीद आप उसी परिवार से कर सकते जिस परिवार में माता पिता संस्कारी हो। माता पिता का ही प्रभाव आगे पड़ता है ना। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब पिताजी खुदे जय श्री राम है, जैसे हम समझते हैं ना, मैंने वो मटेरियल लेके अपना लुढ़कल है। अब बच्चा बचपने से देख रहा है कि पिताजी का हमर का दशा है, उसको तो लगेगा कि बढ़िया चीज है, आनंद आता होगा, तो हमको भी लेना चाहिए। एक तरफ पिताजी लुढ़केंगे, एक तरफ हम लुढ़केंगे, दोनों आराम करेंगे साथ साथ, क्या दिक्कत है ना। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इंडिपेंडेंसी दे दी गई। उनको कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए था, उनको संविधान मिलना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में उन्होंने बनाया और वही कर गए। और ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति है, एक तरफ आतंकवादी रूल करते हैं, एक तरफ सरकार रूल करती है, एक तरफ सेना रूल करती है। तीनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए जो जिसकी मर्जी जहां वो अपना करता है ना। इसीलिए उनकी स्थिति जो है सो गड़बड़ रहती है। अगर संविधान उनको डे फर्स्ट मिल गया रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता।
तो विभाजन के बाद हम लोग यहाँ भी कुछ लोग थे जिनको लगा कि भाई हमको पाकिस्तान चलना चाहिए, पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर विकल्प है, चले गए पाकिस्तान। लेकिन जाने के 2-3 महीना बाद समझ में आ गया कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया, गलत जगह आ गए, नहीं आना चाहिए था, भारत अच्छा है। तो यही इसलिए कहते हैं कि जितना सब कोई कोई कहता है ना कि भारत बहुत खराब हो गया है, भारत बहुत ही हो गया है। एक एक्टर है आमिर खान, है ना, तो ये पगला एगो बात बोला, ये अपने आप को बहुत काबिल समझता है ना, एक्टिंग करके पैसा कमा लिया सब, पढ़ल लिखल थोड़ा ना है कि दिमाग रहेगा बुद्धि रहेगा, है ना, कि सौरव पाप लक्ष्मी बढ़े, पैसा आ गया था, आप सेलिब्रिटी हो गए बहुत बड़का, है ना, अब पैसा नहीं है, कितना योग्यता है तो रोड पर घूमिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आदमी क्या कहा कि भारत का माहौल खराब हो गया है, भारत में रहने लायक नहीं है। ये बात वो बोला मीडिया में कि ये बात मेरी पत्नी हमसे डिनर टेबल पे बोली कि भारत का माहौल खराब हो गया है, भारत में रहने लायक नहीं। वो पगला, ना उसको पता था ना उसकी पत्नी को पता था, उसके परिवार का माहौल खराब था, देश तो ठीक है था, काशी कुछ ही दिन बाद उसका तलाक हो गया, एक अफेयर के और से चल रहा था। वो एक मूवी आया था ना दंगल, उसमें जो बड़की हीरोइनिया थी उसी से इसका मैटर था। तब माहौल किसका खराब था जी? माहौल घर का ना खराब था, माहौल घर का खराब था। अनाउंसमेंट कर दिया आके मीडिया में कि देश का माहौल खराब है, देश में रहने लायक नहीं है, तोरा घर में रहने लायक माहौल नहीं था, इसलिए तोर पत्नी तोरा तलाक देके गई। एगो कुछ दिन पहले उनका एगो वायरल हुआ था फोटो महोदय का, देखे होंगे आप लोग, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बर्थडे सेलिब्रेशन का जो पिक वायरल हुआ ना, माने इंसान क्या राक्षस भी देख के शर्मा जाए शायद। ये कौन सी आधुनिकता है भाई, ये कौन सी मॉडर्निटी है कि अपना संस्कारें बेच दिए सीधे जा करके, दुकान में से किसी को दे करके पैसा ले लिए उसके बदले में। इनका एक बहुत बढ़िया शो आता था सत्यमेव जयते, जिसमें बड़ा संस्कार संस्कृति का बात करते थे। तो वह कहते हैं कि दिखाने का दांत अलग होता है, खाने का दांत अलग होता है, दिखने वाला अलग दिखता है ना, खाने वाला अलग रहता है। तो माहौल खराब देश का नहीं था, परिवार का था। अनाउंसमेंट कर दिया कि देश का माहौल खराब है, तो कुछ कुछ आदमी सब ऐसे रहता है ना, कह देगा भारत का में खराब स्थिति है। तो जिनको भी लगता है ना, वो जो है वो नयका पर वो है ध्रुव राठी एगो पगला, है ना, जो जिसको कह रहा है कि डिक्टेटरशिप आ गया, डिक्टेटरशिप, तनाशाह आया, पगला तना, अब पता नहीं चल रही कहां भागल है। अब नहीं बोलेगा कि तनाशाह कहां है, बोलना चाहिए ना। ये सब भारत के छवि को बर्बाद करने का सब षड्यंत्र है। ये सब के लिए फंडिंग हो रहा है विदेश से कि भारत के बारे में गलत बोलिए, खराब बोलिए, जितना हो सके भारत को नीचा दिखाइए, है ना। नीचा दिखाने से इससे क्या होगा, भारत की जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। भारत का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर कमजोर करने का एक प्रकार से ये साजिश है कि इसकी डेमोक्रेसी को कमजोर कर दो। भाई ये कौन सा डिक्टेटर है जो घूम घूम करके वोट मांग रहा है आपसे? डिक्टेटरशिप है देश में, डिक्टेटरशिप है कि खड़ा होकर के जनता को संबोधित कर रहा है। नीतियों की आलोचना करने में क्या दिक्कत है? हम तो हमेशा कहते हैं कि नीतियों की आलोचना किया जाए, है ना। एकदम कहा जाए कि भाई वो आदमी से महंगाई नहीं संभल पा रहा है, बेरोजगारी जो है सो नहीं संभल पा रहा है ना, ये सब चीज नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहना कि देश में तानाशाही व्यवस्था आ रहा है, देश में तानाशाही लाने का हिम्मत का इनका 100 गो मोदी आ जाएगा ना, तब वो औकात नहीं होगा कि देश में तानाशाही ला दे। भारत है, लोकतंत्र गणतंत्र का पाठ हम लोग सबसे पहले लिखी है बिहार से पढ़ा दिए थे कि गणतंत्र क्या चीज होता है। तो हम लोग का डीएनए में गणतंत्र है। तो जब डीएनए ठीक होता है ना, तो ऊपर का बीमारी ज्यादा असर नहीं करता है, वो खत्म हो जाता है, दवाई खाएगा वो ठीक हो जाएगा, है ना। आपका अंदर का सिस्टम में कमजोर है, तो सिस्टम को जो दिक्कत हो जाएगा। तो दूसरा को सब देश छोड़ के गया कहाँ कि पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर माहौल ठीक मिलेगा। जाने को तो चल गया, 3 महीने में समझ में आया कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया। अब फिर कहा कि हमारा भारत जाना, हमको भारत पहुंचा दो। लगा भारत सरकार से अर्जी लगाने की हमको भारत आना है,
तो वही आर्टिकल 6 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ये लोग कहा कि हमको भारत आना है जी, हमको भारत में बुला लीजिए। तो जब इनको भारत में बुलाया गया तो क्या हुआ कि फिर सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, अपने ही तो लोग हैं, छोड़ के गए हैं, आना चाह रहे तो दे देते हैं नागरिकता। तो भारत से पाकिस्तान गए लोग भी जब भारत आने लगे तो उनको भी नागरिकता हमने दिया। जैसे आते गए नागरिकता देते चले गए, लेकिन इसमें भी 19 जुलाई वाला जो डेट है वो लागू कर दिया गया कि यदि आप जाके 19 जुलाई से पहले आ गए हैं तब तो आप आराम से भारत का नागरिक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए हैं तो आपको 6 महीना पहले रहिए, कहाँ, क्वारंटाइन सेंटर में। कैसे कोरोना में सब आता था कहीं से, तो पहले गांव के बाहर 15 दिन रहो, है ना, उसके बाद घर एंट्री कराएंगे। तो वैसे ही हुआ कि ठीक है अब तो बाहर चल गए हो, इन्फेक्टेड हो, तो चेक करेंगे कि बीमारी है, फैला है कि नहीं फैला है। तो 6 महीना तुमको रखेंगे ऐसा ही। 6 महीना जब देख लेंगे, जांच परख लेंगे कि हाँ ठीक आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर तुमको भारत का नागरिकता दे देंगे। ठीक है? नहीं भाई नहीं, ये सब अब नहीं है, अब दूसरा नियम सब है, अब इसको समझ लीजिए। ठीक है? ये सब संविधान जब लागू हुआ था तबे का बात है ना। हाँ सेम ही 19 जुलाई है, दोनों में 19 जुलाई का डेट सेम रहेगा। ठीक है? अभी उस पे आए हैं, अभी इसको समझिए, अभी आगे बहुत सारा कहानी है, वहां आइएगा तो सब बात क्लियर होगा। ये बात केवल संविधान के संबंध में है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय नागरिकता की क्या स्थिति थी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे 6 7 देख लेंगे, आगे लिखेंगे 8। 8 है, 8 में कहा गया है बच्चों की नागरिकता। ठीक है? ठीक है? अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो स्थिति है कि बच्चों के नेता, बच्चों के नेता मतलब क्या, तो वही स्थिति कि कोई आदमी जो विदेश चला गया, ठीक है, भारतीय नागरिक था, अब बाहर चला गया, वो चाहे, अब जैसे आप मॉडर्न स्टूडेंट हैं कि भाई गदर पार्टी बनी थी तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बना था, इंडिया हाउस ब्रिटेन लंदन में बना था, तो बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ ही बहुत सारे लोग विदेश में काम कर रहे थे, क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो भारतीय लोग चले गए, ठीक है, और वहां बस गए, अब मान लीजिए उनका डेथ हो गया, ठीक है, उनका बच्चा सब हुआ, तो अब बच्चा वहीं रह रहा है, वहां का नागरिक है, लेकिन उसके बच्चा को पता चला कि हमारे पिताजी भारत के थे। अब वो सोचता है कि हमको जहां मेरे पिताजी थे, जो हमारे पुरखे थे, वहीं पे जाके हमको रहना है, हमको भारत का नागरिकता चाहिए। तो वो अपने पिता के नागरिकता के आधार पर अपना नागरिकता भारत सरकार से डिमांड कर सकता था, इसको वंश के आधार पे कहते हैं। वो कहेगा कि हमारा जो वंश है, जो हमारी डायनेस्टी है, वो तो इंडियन डायनेस्टी है, किसी कारणवश पिताजी हमारे यहाँ आ गए, तो हमको वहां का जो है वो क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, हमको वहां की जो है नागरिकता चाहिए, तो वो नागरिकता यहां से डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कि क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है? अब आप देखेंगे कि तो बच्चों की नागरिकता हो गई, तो यहां पर 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, और 8 कह रहा है बच्चों की नागरिकता। तो ये 5 6 7 8 आपको बता रहा है कि नागरिकता कैसे खत्म, कैसे प्राप्त होगा। ठीक है? और 9 10 अब आपको बताएगा कि नागरिकता कैसे खत्म होगा। ठीक है? तो अब लिखिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता की समाप्ति, दोहरी नागरिकता की समाप्ति।
ठीक है। क्लियर है। तो दोहरी नागरिकता की समाप्ति देखिए, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है। इट्स नेवर एक्सेप्टेड द डुअल सिटीजनशिप, है ना, दोहरी नागरिकता नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं स्वीकार करता है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, है ना, तो आप दूसरा देश का नागरिकता नहीं ले सकते हैं, और यदि आप दूसरा देश का नागरिकता ले लिए तो एट द सेम टाइम आपका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक के साथ दो देश का आप नागरिक नहीं रह सकते हैं, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। लॉयल समझते हैं ना? अक्षय कुमार, क्या अक्षय कुमार कौन कर रहा है कनाडा का नागरिक? हो गया है, भारतीय नागरिकता मिल गई है उनको, है ना। तो इससे पहले अगर वो रह रहे थे तो भारत के नागरिक नहीं थे, वो भारत में कार्ड लेके रह रहे थे, है ना। ठीक है, उससे यही कार्ड बनवाए हुए थे, वो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, है ना, उस कार्ड के आधार पर रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी भारत की थी, है ना, उनकी पत्नी भारत की है, और हालांकि अब उनका नागरिकता यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो दोहरी नागरिकता की समाप्ति, है ना, तो डुअल सिटीजनशिप जो है सो नहीं रहेगा जी, है ना। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं रहेगा, दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब है कि आपको किसी एक के साथ ही रहना होगा, है ना। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत का नागरिक रहिए, आपको बाहरी नागरिकता अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो दूसरे देश की नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोहरी नागरिकता जो है वो प्रतिबंधित है, डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है ना। दोहरी नागरिकता भारत का संविधान आपको स्वीकार नहीं करता है, यानी भारत का संविधान कहता है कि लॉयल रहिए, है ना। ये सब आदमी चाहता है। अब मान लीजिए आप डबल डेट करने लगे कहीं, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा मैटर। अब मान लीजिए एक आदमी को कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना हमको नींद नहीं आता है, आज दूसरे को भी कह दिए कि तुम्हारा बिना भी अंगी नहीं पड़ रहा है आजकल, तो दोनों को तो लगेगा कि ये आदमी बहुत बढ़िया है कि नहीं, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। एक दिन अचानक से पता चलता है कि पगला दोनों को बोल के आराम से सो रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया? ये तो लॉयलिटी गड़बड़ हो गई ना। तो एगो आप भारत के नागरिक हैं, आज कुछ दिन के लिए आप गए ब्रिटेन और वहां के नागरिकता ले लिए। अब चाहिएगा कि हम भारत आए तो भारत का नागरिक रहें, आप ब्रिटेन जाए तो ब्रिटेन के नागरिक रहें, तो दिक्कत ना होगा जी। तो लॉयल आदमी क्या करेगा? कहेगा कि मैटर खत्म करो, है ना, चूज करो विच वन, है ना, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो। तो भारत का संविधान पूरा लॉयल संविधान है। नागरिकता के मामले में तो कंप्लीट लॉयलिटी, कि भाई तुमको बताओ तुम किसका नागरिक रहेगा, भारत का रहोगा तो भारत का रहो। आज जैसे ही आप दूसरा देश का नागरिकता लेते हैं, भारत का संविधान कहता है कि ऑटोमेटिकली भारत का आपका खत्म हो जाएगा नागरिकता। ऐसा ही होना चाहिए आदमी को कि भाई हमारा साथ एकदम ईमानदार रहो, तो हम ईमानदार हैं, हमसे अगर एक बार भी बेईमानी किए तो दोबारा मौका नहीं, है ना, दरवाजा बंद। तो भारत सरकार अपने आप दरवाजा बंद कर देती है। उधर आपको उधर साइन होगा कि सिटीजनशिप ग्रांट हुआ, तुरंत भारत के विदेश मंत्रालय को खबर आ जाएगा, है ना, उस स्टेट में जो दूतावास होगा उसको मैसेज जाएगा कि इस आदमी ने नागरिकता छोड़ दी है भारत की, वहां से होम मिनिस्ट्री मैसेज आएगा और तुरंत कहेगा कि हो गया जी, इसको खत्म करो कहानी। अभी भारत कभी भी अगर आएगा तो इसको भारत सरकार से वीजा मांगना पड़ेगा, हम लोग वीजा देंगे तभी अब आएगा, अब तो नहीं आएगा, है ना। तो ये लॉयलिटी का मैटर है यहां पर कि दोहरी नागरिकता हम स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि यदि आप दोहरी नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को मालूम चल गया कि हमको चीट कर रहा है चाहे कर रही है,
तो रहेगा साथ जी, भाग जाएगा। अब भाग जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। नहीं तो कितना होता है ना एकदम साफ बेवकूफ, रोए लगेगा, हमरा तोरे साथ रोना है। अरे बाप रे बाप, हम हाँ, अरे पगला, अपना में कॉन्फिडेंस रखो, है कि नहीं? हमरा कहला केकरा साथ रहना है कि नहीं? अपने आप को काबिल बना के रखेंगे, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की भी अपने आप को इतना काबिल बनाए कि 200 आदमी ओकरा पीछे रहे, लड़का भी अपने 200 पीछे रहे, है ना? चॉइस हमारा है। हमारा साथ अगर तोरा भी गलती सलती हुआ तो दरवाजा पहले हम ही बंद करेंगे, है ना? लेकिन कितना होने लगेगा, कने लगेगा, मतलब लगेगा रोने ना, हम तो तोरे खातिर, अब बाप रे बाप, पूरा माथा होता, मैं मुंह फुला लेगा रो रो के। कितना होता है जी, है ना? रोका लेगा। ये सब करना चाहिए, ये सब कहला करेंगे नहीं, है ना? तुरंत दरवाजा बंद। भारत के संविधान, अगर हमको मालूम चला, अगर हमको मालूम चला कि तुम हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हो चाहे कर रही हो, तो हम तुम्हारा को तुरंत उपाय करेंगे। खाली आजकल का सब कुछ होता है, ब्लॉक तलक करता है ना? पहले व्हाट्सएप ब्लॉक मारेगा, ठीक है, और भी जन जन चलाता है सब पर ब्लॉक मारेगा। अरे भाई ब्लॉक कर दे तो ठीक है ना, है? हम तो ऐसा रोज दूसरे को मैटर सब सुन लेते हैं ना, आता है सबको, सर देखिए ना ऐसा बात हो गया, बीपीएससी में बेचारा पहुंच जाता है, सब बच्चा ना है, वो सब छोटका बच्चा सब है। हमको थोड़ा सा पढ़े पे दिमाग लगाना चाहिए, तो तू फंस जाता है केने केने जी, है? फंसना चाहिए। तो कहे सब देखिए ना, हम ब्लॉक हो गए हैं, हमको सर नींद नहीं आ रहा है, नहीं रे पागल। हम बोले तोहरा में ब्लॉक के ऑप्शन है कि नहीं? तो है सर, लेकिन मन नहीं करता है। ब्लॉक ब्लॉक हम कर देते हैं सर, लेकिन फिर 2 घंटा बाद खोल देते हैं खुद। बोले यार, हम बोले इतना डेडिकेटेड अप्रोच है तुम्हारा, तो सामने वाला फिर भी नहीं समझ रहा, तो तुमको ये रोने होने से कोई मतलब है जी? है? अपना फोकस खराब कर रहे हो। 4-5 महीने बाद एग्जाम है, 30 सितंबर को पीटी है ना? इस सब मैटर में उलझ जाओगे तो मैटर गबड़ा ना जाएगा, है? लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना? तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका ये हो, क्वालिटी हो। कोई अगर आपको आदमी कोई ब्लॉक तलक करता है, तो आपको बता देना चाहिए कि दरवाजा दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं। अगर आपके तरफ से बंद हुआ तो इधरों से बंदे है ना? देखिए, कोई ये होता ना कि तोरा बिन जी ना पाएंगे, मर नहीं पाएंगे, ये सब डायलॉग है जी, सब जी लेता है ना? कोई मरता उड़ता नहीं है किसी के बिना, हाँ, है ना? ये आपको 10-15 दिन का प्रॉब्लम होता है। अब मान लीजिए केकरो से बतियाए हैं, तो थोड़ा सा तो लगाव हो जाएगा ना, 10-15 दिन का बात होता है। निकलने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपना फोकस हटा दीजिए, पढ़ाई लिखाई में फोकस लगा दीजिए, कोई काम ढूंढ लीजिए, अपने आप को बहुत ही कर लीजिए, है ना? दोस्ती यारी ज्यादा मत कीजिए, पगला होता है सब, दोस्त सब तो और खतरनाक होता है, ये सब मैटर में ना हुआ और भड़काएगा आपको, है ना? दोस्त सब और खतरनाक होता है, वो और भड़का देगा। अरे है, कुछ कुछ तो ऐसा होता है, ब्लॉक कर दो, चल देखते हैं, लेके चल जाएगा तो घर है। अब बताइए, ये गलत बात है ना? क्या घर लेके जाओगे भाई? कोई बंद कर दिया, उसका मर्जी, है ना? हम कहला उसके घर जाएंगे, चाहे कहला कुछ करेंगे बिना मतलब का। तो हमको ऐसा काम करेंगे कि दोनों का प्रतिष्ठा बनल रहे, है ना? हाँ, ये काम जरूर करेंगे कि अगर हमारा में कोई गलती नहीं है, अब फिर भी हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो हम अपने जीवन में इतना सही करेंगे कि सामने वाले आदमी को जब भी मेरे बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, जब मेरे बारे में जानकारी होगी, तो हर पल उसको अपने किए पर पछतावा होगा और शर्म होगा कि हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने जीवन में खूब अच्छा करिएगा, खूब बढ़िया बढ़िया एग्जाम निकालिए, खूब पढ़िए, अधिकारी बन जाइए, खूब रुपया कमाइए, है ना? आप बढ़िया गाड़ी खरीदिए, लंबरगिनी, जाकर घर के सामने से घुमा के लेके चलिए कि देखो भाई हमारा क्वालिटी है ना। अगर हमारा साथ रहते तो लंबरगिनी में घूमते ना, है? यहाँ तो ऑटो में घूमत घूमत हालत खराब हो, है कि नहीं? लेकिन आप खुद इतना खुद को बर्बाद कर लिए कि आप ही को ऑटो खरीदना पड़ गया। आप ऑटो खरीद के इनकम टैक्स पे कर रहे, स्टेशन स्टेशन गांधी मैदान। गलती से कोई मान लीजिए कि आ गया आदमी,
तो सोचेगा कि ईश्वर ने अच्छा किया जो हुआ सो, है ना, कि साथ छूट गया तो हमरो ये ऑटो वाला के सवारी करना पड़ता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि हाँ आप हाँ एगो मूवी आया था बहुत बढ़िया बेहतरीन, देखोगे आप लोग, अपहरण देखे थे? अपहरण प्रकाश झा की बहुत भारत के बिहार के ज्वलंत मुद्दों पे बनाता था। तो जब वो अपहरण बनाए थे तो अपहरण में अजय देवगन का जो कैरेक्टर था वो बेचारा दरोगा का तैयारी करता है ना, आ वो घूस वूस चलता उसका नहीं होता है, तो उसका एगो मैटर रहता है, तो वहां रहता है कि भाई नौकरी हो जाएगा तो शादी हो जाएगा, तो नौकरी होता नहीं है, शादी होता नहीं है, शादी हो जाता है किसी और से। तो ही अगला अपहरने के बिजनेस में आ जाता है, गलत गलत काम कर देता है। एक दिन अपहरण करे के चक्कर में उसी के पति को उठा लेता है ना। अब उसके पति को उठा लिया, फोन पर कर इतना पैसा लाओ, अब पैसा ले ले वो खुदे आ गई। अब जैसे ही देख रहा है कि ले केकरा पति को उठा लिए भाई, तब जैसे उसको कहता है जाओ भाई ले जाओ इसको, तो फ्री में छोड़ देंगे, है ना, इसका पैसा नहीं लेंगे हम। तो फिर वो कहती कि नहीं भाई तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा बिजनेस है ना, हाँ तो ले लो। तो वो तो मूवी है, लेकिन उसको कितना अफसोस हुआ होगा। और तो सोचो कि बढ़िया हुआ कि इससे पीछा छूट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में अगर गलत भावना है, गलत मानसिकता है, तभी ना आदमी कुछ गलत काम करता है। जीवन में कष्ट आगे इसका मतलब थोड़ा ना कि हम चोरी करना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, 100-150 रुपया कमाएंगे, लेकिन 100-150 करते करते हो सकता है कि फिर अच्छा कमाने लगे। बुरा फेज ज्यादा दिन का नहीं होता है, वो 6 महीना साल भर का होगा आपके लाइफ में। वह बुरा फेज आपको चेक करने के लिए आता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बुरा फेज में आप बुरा तो नहीं बन गए, बुरा बन गए मतलब कि पर्सनालिटी कमजोर है, आपका व्यक्तित्व तो खराब है। आप बुरा फेज में भी अगर आप अच्छा बन के निकल गए, इसका मतलब कि आप मजबूत आदमी हैं। तो बुरा फेज हमेशा आप ही को चेक करने के लिए आता है, कैसा आदमी है? हम लोग जिसको अपना हीरो मानते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा हीरो है राम, तो हमारे हीरो के साथ कितना बड़ा दिक्कत हुआ जी। सारा राजा महाराजा पूरा देश विदेश के दूतावास को खबर चल गया कि भारत का राजा बदल रहा है ना, दशरथ के बाद राम राजा बन रहे हैं। पूरा देश में वर्ल्ड में प्रचार हो गया, सारे अतिथि आ गए, पूजा पाठ शुरू हो गया, मंगलाचार पूजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि भाई राजा बनने वाला है। और मध्य रात्रि में अनाउंसमेंट होता है, पिताजी एक कमरे में बुला के कहते हैं कि देखो राजा नहीं बन सकते तुम, 14 वर्ष का वनवास तुमको कर दिया गया। जबकि उस आदमी का कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है। अब वो चाहते तो वहां पर अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो सकते थे धनुष बाण लेकर के, कि कैसे, जब अनाउंसमेंट हो गया तो हमको बनाइए, है ना, हमारा प्रतिष्ठा का बात है, पूरा राज समाज आया हुआ है, हमको तो आप ये कर दिए। लेकिन उस कठिन परिस्थिति को भी आदमी सहर्षता से स्वीकार कर लेता है। तो जब ये परिस्थिति हो रही थी केवल, तब तक वो केवल राम थे, कॉमन मैन। लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद पिताजी का आदेश हुआ, निकल गए वनवास पे हंसते हंसते। 14 वर्ष तक कष्ट झेला, तमाम तरह की दुख दर्द का सामना करना पड़ा। इतना समय खराब, हम लोग का थोड़ा बहुत खराब होता है तो सोचते हैं कि बहुत खराब हो गया। एगो आदमी तो वनवास में है, ऊपर से उस आदमी का पत्नी का अपहरण हो गया, भाई का शक्ति बाण लग गया। आदमी को थोड़ा सा कष्ट होता है तो सोचता है कि मर जाए, जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। वो भगवान है जो, उसको कितना कष्ट सहना पड़ा, और सहने के बाद भी वो आदमी जब जीत के उधर से आया तब बन गया श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान। तो जीवन में बिना कष्ट आए कोई बेहतर बन ही नहीं सकता है। आपको करना ही पड़ेगा, आपको कठिन परिस्थिति से लड़ना ही पड़ेगा। और ध्यान रखिए, अगर आपको कठिन परिस्थिति जीवन में नहीं आया, आप समझिए कि लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाइएगा। लाइफ में बड़ा करने का चांस तभी है जब परिस्थिति एकदम खराब है, तभी आपके अंदर की एक्चुअल एनर्जी निकलती है, और वही एक्चुअल एनर्जी आपसे अच्छा करवाती है ना। आप अपनी ताकत को समझ पाते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आप तो कॉमन मैन है, आपके पास तो पावर ही नहीं है, जैसे दुनिया चल रही है वैसे चल रहा है। लेकिन जब परेशानी आता है, जब आप पर दबाव आता है, लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन अगर उसको एक अच्छा शेप देना हो तो उसको ठोकना पीटना पड़ता है, आग का ताप दिया जाता है उसको, तब जाके वो बनता है, तब उसका गेट बनता है। तो गेट बनता है ना, गेट कितना बढ़िया बढ़िया गेट एकदम रहता है, फर्स्ट क्लास के लोहा का गेट सब। तो लोहा बहुत कठोर है, आप चाहिए कि उसको ऐसे ही गेट बना दीजिए बन जाएगा? नहीं, उसको आकृति देने के लिए उसको ठोकना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, उसको आग का तापमान झेलना पड़ता है,
ये सब टेम्परेचर, ठोकना पीटना, जितना ज्यादा जो लोहा झेलता है वो उतना सुंदर गेट बनता है और उसका उतना ज्यादा प्राइस लगता है। तो इससे यहां पर इसको ध्यान रखना है। लेकिन सब चीज बात देखना है कि हम लोग जो मानव हैं, तो हम लोग खाली दिखने में अच्छा नहीं होना है, हमारा मस्तिष्क अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो केवल दिखने में अच्छा होता है ना, उसको दुनिया रिसेप्शन पे बिठा देती है, रिसेप्शन पे बिठा देती है, समझ रहे ना। इसलिए क्या अच्छा होना चाहिए? दिमाग। और जिसका ब्रेन अच्छा है उसको दुनिया सबसे अंदर एकदम एसी वाले रूम में बिठाती है, एकदम कॉर्नर में। उसके पास जाने से पहले भले उसका मुंह खराब होगा, लेकिन उसका दिमाग अच्छा है, और दिमाग अच्छा है तो आपको सबसे कॉर्नर में बिठाएगा। लेकिन मजेदार बात तो तब हो जाएगी जब ब्यूटी विद ब्रेन हो जाए, ठीक है नहीं। आप स्मार्ट भी हैं और ईश्वर ने आपको दिमाग भी दे दिया अच्छा, अब आप राज करेंगे दुनिया पे, है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर आपको झंडा लहराने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बस दोनों दोनों है आपके पास। तो लेकिन सबसे ज्यादा काम किस पर करना है? ब्रेन पर, कि हम ब्रेन को कितना ज्यादा शार्प बना लेंगे, ब्रेन को कितना ज्यादा तीव्र बना लेंगे, दिमाग कितना क्विक काम करेगा मेरा। जितना क्विक काम करेगा दिमाग, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा, उतना ज्यादा पावर धीरे धीरे करके आपके पास आने लगेगा, बशर्ते कि दिमाग एकदम क्विक काम करना चाहिए, है ना। और वो अगर हो जाएगा तो फिर आप अनंत अंबानी को देखबे किए, है ना। पर्सनालिटी कैसा है? ठीक है ना। बेचारा को मतलब कुछ वो बीमारी है, बॉडी मतलब किस तरीके से हो गया है, लेकिन शादी कैसे हो रहा है। कितनी स्मार्ट लड़की है, वो कह रही है कि हमको इससे बहुत मोहब्बत हुआ है, बहुत प्रेम करते हैं इसको। प्रेम तो करबे ना करोगी यार, अब उससे नहीं करोगी तो हम लोग से करोगी, हाँ। हम लोग के पास पैसा है, उतना पैसा है जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तब सरकारी नौकरी हो जाए तो देखिए तो क्या होता है कि नहीं। तो ये मतलब ये स्थिति है, यही रियलिटी है। देखिए ये सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और इसको आपको मानना पड़ेगा कि यहां पर जो स्थिति है, आप देखिएगा कि सक्सेस ही सबसे बड़ा चीज है ना। सक्सेस होना बहुत जरूरी है, खास करके लड़कों के लिए तो और ज्यादा। लड़कों के लिए क्यों ज्यादा? क्योंकि आपके लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, आपके लिए आप स्वयं पढ़ रहे हैं। लड़कियों के लिए वो नहीं पढ़े तो कोई ना कोई तो पढ़ ही ना रहा है, पिताजी खोज देंगे, है कि नहीं। खोज देंगे ना, आपको कौन खोजेगा? कोई नहीं खोजेगा। तो आपको खुदे पढ़ना है, आप खुदे पढ़ के अपना योग्यता हासिल करना है, योग्यता हासिल कर जल्दी से नौकरी लेना है, नहीं तो मैटर जो है सो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ये, अब इसका मतलब नहीं कि लड़के लोग सोचे कि हम लोग काला पढ़ना है। लड़कियों को इसलिए पढ़ना है ताकि उनका स्वाभिमान का रक्षा हो, ताकि उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, इसलिए उनको नौकरी चाहिए, है ना। कि उनका अपना पैसा हो, उनका अपना घर हो, उनको कोई ये ना कह पाए कि हम तुमको तुम्हारा घरे भेज देंगे, तुम अपना घरे जाओ, हमारा सैलरी है, हमारा पैसा है, हम अपना घर बना लेंगे। ये लड़कियों का सम्मान है ना, कि भाई उनके पास उनका इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा, है ना। तो उनका इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को करेंगी, कहीं को दिक्कत और समस्या जो है सो नहीं होगा। तो वही लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको कहता है कि भाई हमारा साथ रहना है तो हमारे साथ रहिए, अगर भारत छोड़ के आप दूसरा जगह गए तो हम भी आपको वहीं परमानेंट भेज देंगे, भारत में नहीं रखेंगे। दोहरी नागरिकता भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। रहना है तो भारत का नागरिक बनकर रहिए, लॉयल बनकर रहिए। जैसे ही आप दूसरा देश का नागरिकता लेते हैं, एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाती है, वहीं से दूतावास के यहां से फैक्स आ जाएगा और आपका जो है सो खत्म हो जाएगा। हाँ, नुकसान है नहीं, आप दो जगह के नागरिक रहेंगे तो हमको हमारे साथ धोखा कर सकते हैं ना। यहां भी आकर के सुविधा भोगिएगा, वहां भी सुविधा भोगिएगा, कहीं एक जगह भोगिए।
अरे भाई तो फायदा ही ना कि आपको यहां भी अधिकार मिल जाएगा, आपको वहां भी अधिकार मिल जाएगा, तो एक ही आदमी दो जगह लाभ ले रहा है ना। और उसके अलावा आप हो सकता है कि हमारे नागरिक हैं, हमारा कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन हम जाके कहीं और शेयर कर दिए, तो हम क्या करेंगे? आप पे विश्वास नहीं कर सकते ना। अब आपके यहाँ कोई ऐसा देखते हैं गांव में, ऐसा कोई एक आपका आ जाएगा रिलेटिव सब, जो आपके यहाँ भी आएगा चाय पीने, आपके पड़ोस जिसके यहाँ से आपका केस चल रहा है उसके यहाँ भी जाएगा चाय पीने, आप कहेगा कि हमको क्या दिक्कत है, जैसे फुआ लोग होती है खास करके ऐसा, है ना, वो कहे कि हम तो, हमारे लिए तो सब बराबर है। ए भाई, उनको पहले प्रणाम करके विदाई कर दीजिए। जो दोनों जगह रहता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। स्पष्ट कहिए कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे यहाँ आइए, आपका सम्मान करेंगे, खाइए पीजिए सोइए जो करना करिए। उनके यहाँ जा रहे हैं तो उनके यहाँ फिर रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। रसिया का शासक था स्टालिन, सोवियत संघ। उसने, स्टालिन ने कैसे मजबूत बनाया सोवियत संघ को? स्टालिन ने कहा कि हमारी एक ही पॉलिसी है जी। बोला क्या पॉलिसी है? बोला यदि आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे विरोधी हैं, आपको मेरे साथ रहना होगा। ये नहीं कि तोरो यहाँ रहेंगे तो उनको यहाँ भी रहेंगे, नहीं, हमारे साथ है तो हमारे साथ रहिए, अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको कोई दुख नहीं है, आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ रहिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपके साथ भी है, आप मेरे यहां मत आइए, फिर इससे हमारा स्ट्रांगनेस कमजोर होता है। तो संविधान भी यही कहता है, हमारा हमारा संविधान, कि अगर हम दो जगह लोगों को अलाउ कर देंगे तो कौन हमारा मैसेज कहां ट्रांसफर कर देगा, किस तरह से हमें क्षति पहुंचा देगा, ये हमको नहीं पता है। इसलिए हम दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। आइए हमारे यहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नागरिकता नहीं देंगे। है? दिल्ली में बम गिरवा देगा। हाँ चलिए, तो ये दोहरी नागरिकता हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। आगे आइए, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 कहता है, लिखेंगे कि संसद के द्वारा नागरिकता समाप्त करने के संबंध में कानून बनाया जा सकता है, या संसद नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको संसद जो है वो कानून बना करके नागरिकता खत्म कर सकती है ना। अब नागरिकता कैसे खत्म कर देगी? तो जैसे कि मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, आप जा करके उसको भारत के बारे में कुछ समझा दिए, अलर बलर बोल दिए कुछ, है ना, गलत सलत बात, भारत का खुफिया बात आप जाके शेयर कर दिए, तो आप तो खतरनाक आदमी है, भारत के नागरिक रहने लायक नहीं है, तो संसद क्या कर सकती है? आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई विदेशी अतिथि भारत आया हुआ है ना, उसको आप गाड़ी पर पत्थर फेंक दिए, तो वो जा करके विदेश में भारत का क्या इमेज बनाएगा? अपने देश में क्या कहेगा कि भारत के लोग बेसंस्कारी हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, है ना, तो इससे हमारा इमेज खराब होगा। तो ऐसा कोई भी काम अगर किसी भारतीय आदमी के द्वारा किया जाएगा जो देशद्रोह के जैसा हो, राजद्रोह के जैसा हो, या फिर भारत के सम्मान को क्षति पहुंचाता हो, तो ऐसा कोई काम यदि आप कर दिए हैं तो संसद इसके लिए कानून बना करके आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम अगर आप कर दिए जिससे कि भारत की सुरक्षा, शांति व्यवस्था या सम्मान खतरे में पड़ गया, तो ऐसे में सरकार ये काम कर सकती है, यानी कि संसद ऐसा काम कर सकती है। हालांकि वो व्यक्ति इस संबंध में जा सकता है, कहां पर? तो वो जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट देखेगा कि हाँ आधार पर अगर अवैध किया गया है, नागरिकता इनका सस्पेंड किया गया है, अगर वो आधार सही है तो कोर्ट उसको सही मान लेगा, और नहीं तो कोर्ट भी आपकी नागरिकता फिर से बहाल कर सकता है, ठीक है। मतलब कि कोर्ट में आप रीचेक के लिए जा सकते हैं कि कहीं इंटेंशनली तो नहीं किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि संसद के पास अधिकार है, अब चुनाव है, तो लोग कहता है कि तानाशाही तानाशाही, अगर तानाशाही वाला काम करना हो तो मोदी जी क्या करते? पॉइंट नोट कराओ कि कौन कौन हमको वोट नहीं देना वाला है ना, सबके नागरिकता खत्म ले। अब जाइएगा तो वोट जाइएगा वोट देने ना,
तो पोलिंग एजेंट कहेगा दिखाओ नाम, दिखाओ प्रेसिडेंट का नाम, दिखाओ तो नाम में नहीं है। नाम है तो ये तो नागरिक नहीं है भारत का, पगल, तो वोट देने कहां से, भगा देगा, है ना। नागरिकता है ही नहीं तो वोट कौन चाहिए, नागरिक रहिएगा तो ना वोट दीजिएगा। है? हाँ 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 हाँ। 47 आदमी को, तो 47 आदमी लड़, तब सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहे हैं 2019 में ना, ये लोग आप वकालत कर रहे हैं, ये लोग किसको टिकट दिया है पता है आपको, पढ़ाए थे तो बताए थे पिछले क्लास में, सेना ने जिसको बर्खास्त कर दिया था। बात सुन लीजिए पहले। 2019 के चुनाव में बीएसएफ के खाना का जो वीडियो बनाया था कि दाल खराब मिलता है, वो पगलवा के कोर्ट मार्शल हुआ और उसको निकाल दिया गया सेना से, उसको तो जेल होना था, लेकिन उसकी पत्नी चल गई राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा मांगने, तो राष्ट्रपति महोदय कहे कि बाल बच्चा है दिक्कत हो जाएगा, तो राष्ट्रपति जी कहे ठीक है जाओ छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसको सरकार के यहाँ को भी कोई काम इसको नहीं मिलेगा, तो निकाल दिया गया। और उस पगला आदमी को ये लोग क्या किया, अपना कैंडिडेट बना दिया, बनारस से टिकट दे दिया कि पॉपुलर है जीत जाएगा। आज जब दे दिया टिकट, आज जब वो गया नॉमिनेशन करने, तो इलेक्शन कमीशन तो फॉर्म भरवाता है, बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंटवा में लिखा कि हमारा सेना से निकलने है। अब इलेक्शन कमीशन कहा कि अरे पागल आदमी, जिसको सेना से निकाल दिया, जिसको कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, तो जान रहे थे फिर भी आप दे दिए। और किसी को भी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसका रद्द किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जानबूझ के कोई अगर आपको तंग कर रहा है, तो न्यायपालिका है, जाइए वहां पर, कौन है कि नहीं होने देगा। ऐसा होता तो रद्द करवा देंगे, सब लोग तो लड़ ही रहा है चुनाव, सब लोग तो लड़ ही रहा है ना चुनाव, कौन नहीं लड़ रहा है चुनाव, सब जगह चुनाव प्रचार हो रहा है, आज सब लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो जिनके डॉक्यूमेंट में कमी होगा उनको मना किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इंटेंशनली कहीं पर हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, सीजीआई बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, है ना, और कह रहे हैं कि जनता की आवाज बनकर हम बैठे हुए हैं, जाइए वहां पर, क्या दिक्कत है। तो वहां पे जाइए ना, आपके पास इंस्टीट्यूशन तो है ना, क्या है चुनाव बाद बाद आएगा, ऐसा नहीं होता है, ये आपको कि चुनाव बाद नहीं आएगा, ये मैटर इमीडिएट सॉल्व किया जाता है, ये मारपीट का मैटर नहीं है कि चुनाव बाद आएगा, ये मैटर मारपीट का नहीं है कि चुनाव बाद आएगा, आप तुरंत ट्रायल करा सकते हैं, और नहीं हो तो इस आधार पे आप आगे अपील करिए, वकील से बात करिए, पीआईएल डलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, सुनना तो पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। बहुत सिस्टम है जो सिस्टम के माध्यम से आपको सुनना पड़ेगा, है ना, आप नहीं हो सके भाग सकते हैं। तो इसे मान लीजिए कि अगर चाहें तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने और इन्होंने इतना बढ़िया से बनाया है कि ये आसान नहीं है किसी के लिए कर देना, इसलिए कहते हैं कि सब कहने वाला ये सब भाषणबाजी देता है, झूठो बोलता है, देश के जनता को बरगलाता है कि देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। ये देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, संविधान इतना तगड़ा संविधान है कि किसी का हिम्मत नहीं कि बदल दे या इसके मान्यताओं को खारिज कर दे, ठीक है। आज जब 1975 में नहीं आ पाया तो 2024 में करने का हिम्मत है किसी का, जब जनता इतनी पढ़ी लिखी हो गई है, इतना सोशल मीडिया है, इतना सब कुछ जानकारी का साधन बढ़ गया है, अब भारत में संभव ही नहीं है। 70 में जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि संचार क्रांति नहीं हुई थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि देश में क्या हो रहा है। आज अगर एक स्टेटमेंट कहीं से निकलता है ना, पूरा देश जान जाता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। न्यायपालिका दिन प्रतिदिन मजबूत हुई है, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार बढ़े हैं, तो न्यायपालिका किसी को कुछ इस तरह से नहीं करने देगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका के भी जो राइट्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सरकार से आगे निकल करके न्यायपालिका के ही कंट्रोल में चले जाए, क्योंकि भारत का संविधान ना तो सरकार को एब्सोल्यूट बनाता है और ना न्यायपालिका को, किसी को एब्सोल्यूट नहीं बनाता है ना। प्रोसीड। तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा कि 10 में संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है। 11 लिखेंगे, 11 में लिखा हुआ है
ठीक है, तो यहां पर लिखिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास। ठीक है, नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून यदि बनेगा तो कहां बनेगा? संसद में बनेगा। ठीक है, दूसरा कोई मतलब किसी राज्य विधानमंडल में नागरिकता के संबंध में कोई कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, और यहीं पे कहा गया था कि संविधान में जो नागरिकता का जो प्रावधान किया गया टेम्पररी है, अस्थायी है। बाकी हम संसद को अधिकार देते हैं कि संसद न्यायपालिका नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी, है ना। तो संसद को अधिकार दिया गया है। तो संसद को क्या अधिकार दिया गया है? तो इसी के तहत कि भाई संसद नागरिकता में नागरिकता देने के लिए कानून बना सकती है और नागरिकता छीनने के लिए भी कानून बना सकती है। ये नागरिकता का अधिकार उसके पास है आर्टिकल 11 के तहत। तो इसी के तहत संसद ने एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो वर्तमान में नागरिकता के संबंध में यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा लिया जाता है, ना कि संविधान में लिखे हुए नियमों के द्वारा। ठीक है, ये सब जो आर्टिकल आप पढ़े ये सब तबे तक लागू था जब तक संसद ने कानून नहीं बनाया था। जैसे ही संसद ने कानून बना दिया, क्या कानून बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, अब ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? तो इसमें नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति के बारे में बताया गया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में नागरिकता के संबंध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो इसका मूल ग्रंथ क्या है या मूल दस्तावेज क्या है? तो मूल दस्तावेज नागरिकता अधिनियम 1955 है, ना कि संविधान। क्योंकि इस संविधान में ये लिखा हुआ है कि संसद बनाएगी एक कानून और वही कानून बाद में माना जाएगा। तो 1955 में संसद ने बना दिया कानून, इस कानून में जो बात लिखा हुआ है वही आज तक माना जाता है। या इसके बाद नागरिकता के संबंध में जो भी संशोधन हुआ है वो सब 1955 में ही हुआ है, संविधान संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए देखिए यहाँ पे आपने नहीं लिखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नहीं लिखा ना, नागरिकता अधिनियम 1955 लिखा, क्योंकि ये मूल है, यही नागरिकता के संबंध में मूल दस्तावेज हो गया। आगे अब जो भी संशोधन होगा वो इसी में होगा। ठीक है, बाकी वो संविधान में नहीं होगा। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में दो चीजें बताई गई। एक बताया गया नागरिकता प्राप्ति के साधन, हाउ टू अचीव इंडियन सिटीजनशिप, कि नागरिकता प्राप्ति के साधन, आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, और दूसरा आपको बताया गया नागरिकता समाप्ति का साधन, नागरिकता समाप्ति का साधन। ठीक है, नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति। ठीक है, हाउ टू अचीव इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ टू रिमूव इंडियन सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे प्राप्त होगा और नागरिकता कैसे समाप्त होगा, ये दोनों इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नागरिकता प्राप्ति के 5 साधन बताए गए हैं कि भारत की नागरिकता 5 तरह से आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और नागरिकता समाप्ति के आपको 3 साधन बताए गए हैं कि 3 तरह से नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है,
तो नागरिकता प्राप्त होगा कैसे कैसे? तो पहले जन्म से प्राप्त हो जाएगा, वंश से प्राप्त हो जाएगा, पंजीकरण से प्राप्त हो जाएगा, देशीकरण से प्राप्त हो जाएगा, देशीकरण या प्रकृतिकरण इसको कहते हैं, नेचुरलाइजेशन, और क्षेत्र समाविष्टि, ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, बाय बर्थ, बाय डायनेस्टी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, तो 5 तरह से नागरिकता प्राप्त हो जाएगा और 3 तरह से नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो 3 तरह जो समाप्त हो जाएगा वो क्या है? तो त्याग, अगर आप खुद ही छोड़ दे, दूसरा देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं त्याग, रिजाइन कर देना। ठीक है, बर्खास्त, आपको बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, है ना। ठीक है, क्या? पंजीकरण, देशीकरण अथवा प्रकृतिकरण, है ना। अब 5वां है क्षेत्र समाविष्टि, ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, आई है त्याग, रिजाइन, बर्खास्त, सस्पेंशन। ठीक है, एक होता है वंचित कर देना। तो वंचित कर देना का मतलब है इंग्लिश में उसको कहते हैं डिप्राइव। ठीक है, तो 5 तरह से नागरिकता मिलेगा और 3 तरह से नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी तक इसमें जो है सो जो संशोधन हुआ है, तो पहला बार संशोधन हुआ था 1986 में। ठीक है, फिर हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में, फिर हुआ 2005 में, फिर हुआ 2019 में। ठीक है, तो अभी तक इसमें आपको जो है आप देखेंगे कि 5 बार अमेंडमेंट भी हो चुका है। ठीक है, 1986 में, 92 में, 3 में, 5 में और 19 में। ठीक है, 19 वाला ज्यादा चर्चा में था। अभी जो लागू भी है सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात की गई। तो ये काफी चर्चा में रहा, CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन 2019, काफी विवादों में रहा था और अभी ये लागू भी हो गया। 11 अप्रैल को आई थिंक लागू है ना, तो ये लागू कर दिया गया अब देश में। और ये 2019 में ही बना था, कोरोना आने से पहले, है ना। बाद में कोरोना आ गया था तो ही टल गया था, नहीं लागू हो पाया था। ठीक है, तो 5 तरह से होगा, मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे मिलेगा। तो यदि किसी का भी जन्म भारत में होता है, किसी का भी, अगर मान लीजिए कोई बाहर कहीं आदमी है और उसका जन्म भारत में हो गया, तो जन्म से वो भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ, विदेशी भी अगर कोई है, अगर वो भारत आया, अब भारत में उसको बच्चा हुआ और चाहेगा कि हमारा बच्चा भारत का नागरिक बने, तो बन जाएगा। वो जब युवा होगा तो कहेगा कि हम ये हैं, चाहे उसके माता पिता खुद होम मिनिस्ट्री में जाकर के अप्लाई कर देंगे कि हम चाहते हैं कि जन्म के आधार पर अपने बच्चों की नागरिकता यहाँ पर इंश्योर करवाएं। ठीक है, तो जन्म के आधार पर जिसका भी जन्म भारत में होगा, जैसे हम सब लोग क्या जन्म से भारत के नागरिक है ना, कि हमारे पूर्वज सब यहाँ के थे। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि जब ये कॉलम संविधान में दिया गया ना कि किसी का भी जन्म होगा भारत में तो भारत का नागरिक माना जाएगा, तो 2-3 गो देश सब इसका मिसयूज कर दिया। आई हम लोग को बुझाया नहीं, हम लोग को बहुत लेट से बुझाया कि क्या हुआ, क्या कि बहुत लंबे समय तक मतलब देश में लगा बढ़ने, क्या जनसंख्या, बड़े स्तर जनसंख्या बढ़ने लगा। अब सरकार को बुझे ही नहीं रहा कि जनसंख्या बढ़ कर रहा है इतना जल्दी, भाई क्या हो गया देश में। तो अब क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तान सब जो था, ये सब ज्यादा मिसयूज किया। ये सब सोचता था कि अब भारत पहले वाला संविधान वाला व्यवस्था तो खत्म हो गया, अब तो ये कानून आ गया। तो इसमें कहा गया कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो
नागरिक होगा, जन्म अगर भारत में हुआ तो नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान में सब क्या करता था, कहता था कि हमको भारत का नागरिकता चाहिए, तो षड्यंत्र रचता था, कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी क्या करता था, तो अपन शादी उदी किया अपना देश में, है ना, अब भारत सरकार से कहता था कि हमको तनी वीजा दीजिए। बोल का, तो बोले कि तनी घुमाने आएंगे, तनी शादी किए हैं, है ना, तो बेगम कह रही है कि घूमेंगे, तो लेके आता था घुमाने के लिए। सरकार कहती आई घूमिए, क्या दिक्कत है, तोहरा सबका ना जाना है अभी घूमने, कहला होटल। हाँ हाँ जाइए, कॉल वाले को कहिए कि क्लास के बीच में मत करिए कॉल। हाँ तो कोई मैटर है तो चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा कि अब जन्म का क्या है कि अगर भारत में जन्म हो गया, है ना, तो नागरिकता मिलता, तो सब क्या करता, वहां शादी करता था, शादी करके वहां अपना सब प्रोग्राम बनाता था, और उसके बाद भारत सरकार से कहता था कि हमको भारत आना, तनी हमको कुतुब मीनार घूमना है ना, हम तो चाहते हैं कि ताजमहल तनी दिखा दे। तो सरकार कहती कि ठीक है आओ दिखा लो ताजमहल, का दिक्कत है। तो दोनों को दे देती थी वीजा, वीजा ले लेता था दोनों। तो सरकार तो दूगो को वीजा देती थी, सरकार को पता क्या है कि कह रहा है दूगो लेकिन है 3 गो। आया इंडिया, इंडिया के गया घूमने ताजमहल। ए भाई मालूम चला कि एक दिन ताजमहल घुमा, दूसरा दिन हॉस्पिटल। अब सरकार को कह दिया, मैसेज कर दिया होम मिनिस्ट्री, है ना, वहां मिनिस्ट्री का कहे सर गबड़ा गया काम। बोला काम गबड़ा गया, क्या हुआ जी। बोला तो देखिए ना आज तक घूमने तब बच्चा हो गया मत। तो सरकार बोली पगला ये गड़बड़ हो गया, जानबूझ के किया है कि नहीं, तो ये तो षड्यंत्र ना है जी, ये तो कंस्पिरेसी है। अरे अच्छा आज के डेट में कोई कहे कि हमारा से गलती हो गया, अरे पगला गलती हो गया है, ये तो आप पढ़े लिखे हैं, है ना, पता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि आप नागरिकता लेने के लिए ही आए थे, पूरा प्री प्लानिंग आए थे। अब जन्म हो गया, अब कहता कि देखिए ना अब आपके यहाँ का कानून है कि जन्म से तो हमारा बचवा तो हो गया भारत के नागरिक, जन्म हो गया करे यहाँ, तो अब इसको अनाथ थोड़ी ना छोड़ेंगे, अब ये तो रहेगा यहाँ पर, तो काम करिए अब हम लोग को भी दे दीजिए नागरिकता। सरकार अब कानून में लिखा है आपको देना पड़ेगा, अब सरकार को देना पड़ता था। तो ये तो अभी पहल का प्रोग्राम था कि पहला प्रोग्राम बना पाकिस्तान में, लॉन्च हुआ हिंदुस्तान में, है ना, है कि नहीं, तो नागरिकता मिल गया। तभी एक एक पर थोड़े रुकेगा ये लोग, अब यहाँ अब यह प्रोग्राम बनेगा, यह लॉन्च होगा, है कि नहीं। अब ऐसे में सब अब क्या होगा, जनसंख्या भारत का लगातार बढ़ने लगा जी, कि भाई आदमी सब घूमने आता था, यहाँ पर दिक्कत कर दिया। अब भारत सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है। राजीव गांधी देश के जब प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने कहा कि यार देखना पड़ेगा, तो मैटर सब गड़बड़ा देगा ये लोग। तो जांच हुआ तो मालूम चला कि महाराज जो जन्म वाला जो मैटर हुआ है नहीं, बड़ी खतरनाक है, एक सब फायदा उठा रहा है, अपना देश से आता है, यहाँ बच्चा हो जाता है, यहाँ नागरिकता ले लेता है। तो बोले काम करो इसको संशोधित कर दो। तो सबसे पहले वही 1986 में जन्म वाला कॉलम में संशोधन कर दिया गया। अब कहा गया कि देखिए जन्म से तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन बच्चा के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब 1986 से ही हो गया कि यहां पर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, ये नियम बन गया कि कोई एक होगा जो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, माता पिता में से कोई एक। ठीक है, अब दिक्कत हो गया सबको कि अब क्या, अब तो पहले अपने यहाँ शादी करता था, यहाँ के वहां प्रोग्राम बनाता था, यहाँ लॉन्च करता था इसी को बना देता श्री हरिकोटा। अभी कैसे है ना, अपना जो इसरो है, तो इसरो का सब प्रोग्राम सब श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। तो ये पगला से अपना सब प्लान करता था, लॉन्च करने के लिए इंडिया का ग्राउंड खोजता था कि इंडिया में लॉन्च हो गया तो नागरिकता मिल जाता था।
अब सरकार कही कि नहीं, इतना से नहीं होगा, अब जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पगला सब तब वो नहीं माना, बोला कोई बात नहीं, अब ओहे प्रोग्राम बनाएंगे, ओहे लंच करेंगे। अब आता था सब यहाँ कमाने घूमने, अकेले सिंगल आता था, चाहे मान ली कोई सिंगल आया चाहे कोई सिंगल आई, कोई भी है ना, ये तो जेंडर पे प्रोहिबिशन नहीं था कि कोई लड़के कर सकता है लड़की ये कर सकती है, कोई भी है ना, वो आया। अब आता तो यहाँ देख घुमा घुमा देखा किसी को, उसको प्रपोज वपोज कर दिया है ना, चाहे कर दी, अब प्रपोज करके कहा कि अरे हमको आप इतना अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि आपसे शादी कर ले। अब वो आदमी को क्या पता कि तो षड्यंत्र है, कुछ चक्र है, सदिया कर लेगा। अब पहले शादी किया, शादी करने के बाद अब बच्चा, अब बच्चा हो गया, तब वो कहेगा कि अब देखिए माँ तो है इंडिया के ना, बाप ना विदेशी है, लड़का का जन्म हो गया इंडिया में, तो नागरिकता कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा, है ना। अब होम मिनिस्ट्री कह रहा है, बाप रे गजब तेज है सब पगला, है ना। इसको क्या करे भाई, यानी 86 के संशोधन के बाद भी मैटर नहीं संभला ज्यादा स्तर पर, वहां से वो सब अकेले ही आता था, यहाँ पर किसी को देखा, प्रपोज वपोज मारा, शादी उदी किया, शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चा के आधार पे अब कह दिया कि हमको नागरिकता दीजिए, कैसे कि माँ भारतीय चाहे बाप भारतीय है, हम ना विदेशी हैं, अब बच्चों हमारे हो गए यहाँ पर, तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। कितना तो बॉर्डर भाग के आ जाता था, ऐसा ही गलत डॉक्यूमेंट लेके, जाली उली लेके आ जाता था, ऐसे ही शादी उदी करके फिर लीगल नागरिक बन जाता था भारत का। सरकार सोचा यार तो बड़ी दिक्कत कर रहा है सब, तब फिर 2003 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए अटल बिहारी वाजपेयी। 2003 में अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने फिर इस जन्मवाला कलमवा में संशोधन कर दिया, और अटल जी ने संशोधन करके क्या कहा कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ठीक है, आज दूसरा के पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैध दस्तावेज होना चाहिए, माने अपना देश से आए तब पासपोर्ट लेके आए, हमारे देश का उसके पास वीजा हो, ये नहीं कि बॉर्डर पास करके सूत के आ गया केनियो से पीओ के भाग के आ गया, यहाँ शादी करके कह रहा है कि हमको भारत का नागरिकता दीजिए, तो नहीं देंगे उसको। लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि किस पर्पज से आया है, उसके देश का पासपोर्ट और हमारा देश का वीजा, यह है लीगल डॉक्यूमेंट नागरिकता के संबंध में। तो 2003 में क्या किया गया, 1986 में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, आज 2003 में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, आज दूसरा जो है ना, वो चाहे माँ चाहे बाप, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैध दस्तावेज होना चाहिए, तबे उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो जन्म का मैटर है, और जन्म वाला मैटर फिलहाल ऐसे ही चल रहा है कि अगर किसी का भारत में जन्म हुआ, ठीक है, तो देखा जाएगा कि माता पिता में से कोई एक भारत का है कि नहीं, और दूसरा जो है उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको हम भारत का नागरिकता दे देंगे, और नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? रहेगा 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 उसका रहेगा, ये नया नया से लागू हुआ। ठीक है, चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।